तो हम लोग बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो देखिए ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर dropped in liquid। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसको लिक्विड में गिरा दिया। शुरुआत में वेलोसिटी होगी 0, फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम कुछ टर्मिनल वेलोसिटी पे जाके वेलोसिटी कांस्टेंट फिक्स हो जाएगी। बस वही टर्मिनल वेलोसिटी हमें निकालनी। वह तो फार्मूला बता दिया था लास्ट क्लास में, 2/9r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपान ईटा। लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r और जिसके मटेरियल की डेंसिटी है सिग्मा। इसको आपने एक लिक्विड में जो है वो गिरा दिया। अभी गिराया है, इस समय इसकी वेलोसिटी है 0। अगर आप इस समय स्फीयर पर लगने वाले फोर्सेस की बात करें, अच्छा लिक्विड का ये है कि लिक्विड की डेंसिटी रो और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो एक तो स्फीयर पर उसका वेट लगेगा और दूसरा लिक्विड के द्वारा स्फीयर पर अपथ्रस्ट लगाया जाएगा वो। ठीक है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब पता चला कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा थी, तो ऑब्जेक्ट था हैवी, लिक्विड था हल्का, तो ऑब्जेक्ट का वेट होगा ज़्यादा, लिक्विड का द्वारा जो अपथ्रस्ट लगाया जा रहा होगा वो कम होगा। अगर कोई लिखना ही चाहे तो वेट देखो कैसे लिखेंगे। वेट के लिए इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लो, क्या मिल जाएगा मास, मास इंटू जी कर दोगे वेट। अपथ्रस्ट के लिए ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। देख लीजिए, यही तो पढ़ाया आपने भाई। किसी ऑब्जेक्ट का वेट लिखना है mg करोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू जी वेट। अपथ्रस्ट के लिए ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। क्योंकि सिग्मा रो से बड़ा है तो डब्ल्यू यू से बड़ा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे वाला होगा बड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी। तो जब इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी तो देखिए ये है वेट, अपथ्रस्ट, तो साथ में एक विस्कस फोर्स भी लगेगा एफ। विस्कस फोर्स एफ बराबर क्या, 6 पाई ईटा आर वी। चाहिए ये एफ जो है वो 6 पाई ईटा आर वी होगा। बिल्कुल, ये हम जानते हैं, ये स्टोक्स लॉ है। अब ये विस्कस फोर्स क्या करेगा, जैसे जैसे स्फीयर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। अब मान लो शुरुआत जब हुई थी तो ये वेट था 100 और अपथ्रस्ट था 50। अब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी ये फोर्स बढ़ते बढ़ते 50 हो जाएगा। ये अगर ये अपथ्रस्ट 60 था तो फोर्स बढ़ते बढ़ते 40 हो जाएगा। जब ये फोर्स 40 हो जाएगा तो 40 और ये 60 100 मिलके इस 100 को बैलेंस कर लेंगे और ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे vt, कि जिस पे ऑब्जेक्ट पर वेट, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स लगेगा। और सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि F प्लस यू बराबर होगा W, तो इससे ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी vt। ठीक, अच्छा जी, सिंपल। ये वेट अगर 100 है, अपथ्रस्ट अगर 60 है, तो ये फोर्स क्या हो गया 40 और रिजल्टेंट फोर्स 0, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता चला जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, नीचे चलता चला जाएगा इस कांस्टेंट वेलोसिटी से। हमने कहा भी ठीक है, फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, वी को वी टी लिख लो क्योंकि अब टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। अपथ्रस्ट ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, और वेट ये रहा
4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, और जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आपकी मिल गई 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपान ईटा। ये लीजिए, ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग एक सिंपल सा सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है और उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी का 10 गुना है। रो डब्ल्यू मतलब वाटर की डेंसिटी। इसको ड्रॉप किया, स्फीयर को ड्रॉप किया, ड्रॉप्ड इन वाटर। ठीक, अब एक बात ये बताओ कि जब स्फीयर रीचेज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, जिस समय स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी के आधे पर पहुंचेगा उस समय स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा? भाई ध्यान दीजिए, स्फीयर का एक्सेलरेशन अब 0 होगा इस समय। इससे पहले स्फीयर एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये फोर्स कम होगा तो ये क्या होगा, स्फीयर एक्सेलरेट कर रहा होगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो अभी यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुँच के तो नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, बट उससे पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो बस वही एक्सेलरेशन बताना है कब, जब ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के आधे तक पहुंच चुकी है। भाई 0 से बढ़ के मान लो टर्मिनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो 0 से 50 तक वेलोसिटी बढ़ेगी तो बीच में कभी 25 मीटर पर सेकंड भी तो होगी। बस उसी समय इसकी एक्सेलरेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। ऐसा हुआ, ये स्फीयर लिक्विड में गिराया गया, ये शुरुआत हुई, इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, इस पर वेट और अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, और वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी, ऑब्जेक्ट का मास इंटू जी। तो हो गया, रो को 10 रो डब्ल्यू रख दो, तो 10 वी रो वाटर इंटू जी। सही है। अब क्या हुआ, अब ये थोड़ी देर चलेगा तो थोड़ी देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा तो उस समय वेट 10 वी रो वाटर इंटू जी, अपथ्रस्ट वी रो वाटर इंटू जी, और विस्कस फोर्स लग रहा होगा, यस। और विस्कस फोर्स कितना लगेगा, इतना कि ये और ये को बैलेंस करवा दिया जाए। तो देखो, अगर नेट फोर्स को 0 कराना है तो ये नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 वी रो वाटर इंटू जी। देख लीजिए, बड़ा सिंपल सी बात कही है कि भाई अगर ए टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच चुके हैं तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, फिर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो चुका है। तो ये वेट 10, एक ऊपर, तो ऊपर ये वाला फोर्स 9 होना चाहिए, तभी तो 9 + 1 = 10, रिजल्टेंट फोर्स 0। हाँ, अब ध्यान दीजिए, बीच में कभी ऐसा भी मौका आएगा जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का आधा होगी, यस। उस समय वेट यही होगा 10 वी रो वाटर इंटू जी, अपथ्रस्ट यही होगा वी रो वाटर इंटू जी, और विस्कस फोर्स वो कितना होगा, देखो फोर्स जो है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस और इसको कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर करोगे तो वेलोसिटी आधी है तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, आधा। तो आधे का मतलब 4.5 वी रो वाटर इंटू जी। अब इस समय इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर रिजल्टेंट फोर्स अपान मास। रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखोगे, W - U - F अपान मास। मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। W - U - F, 10 में से 1 गया 9, 9 में से गया 4.5, 4.5 वी रो वाटर इंटू जी डिवाइडेड बाई V इंटू 10 रो वाटर, और यहाँ से V कट गया, रो वाटर कट गया, और 4.5/10 ये मतलब 9/20 जी। ये आंसर आ गया। तो इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। हाँ जी, तो बात आपने समझ ली होगी। देख लीजिए ध्यान से, ये शुरुआत हो रही है,
जब वेलोसिटी क्या है 0, उस समय की सिचुएशन आपके सामने है। ये तब की बनाई जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच चुका है, और ये सिचुएशन तब जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी की आती। अब इन सिचुएशनों में फ़र्क क्या आ रहा है, बस ये कि देखो वेट तो सेम है तीनों में, अब थ्रस्ट वो सेम है। वेलोसिटी जब 0 तो विस्कस फोर्स 0, वेलोसिटी जब vt तो विस्कस फोर्स इतना लगेगा कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हिसाब से 10 ऊपर 1 ऊपर, तो ऊपर 9 और लगेगा, तो ये 9 हो गया। फिर इसका और इसका कंपेरिजन करो तो वेलोसिटी आधी, तो विस्कस फोर्स का फार्मूला ये है, फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो वेलोसिटी आधी तो फोर्स भी आधा। कौन सा? विस्कस फोर्स। तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। अब इस समय एक्सेलरेशन चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स अपान मास कर दो। रिजल्टेंट फोर्स कितना? W माइनस यू माइनस एफ अपान मास। ठीक है, देख रहे हैं ना, W नीचे U और F ऊपर, तो नेट फोर्स W माइनस यू माइनस एफ ही तो करोगे। और अपान मास, मास के लिए इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो। अच्छा, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 10 गुना है, वो रख दी, और ये V और रो वाटर कट गया, और 9/20 G ये हमारा जवाब आ गया। चाहिए तो हम लोग ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी किया जा सकता था काम की पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते। फार्मूला है 2/9r² वाला, फिर टर्मिनल वेलोसिटी का आधा, इस समय वेलोसिटी मिल जाती, फिर इस समय फोर्स निकालते तो भी यही फोर्स आता। समझे? आप टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से vt निकाल लीजिए पहले, फिर उसकी आधी वेलोसिटी देखिए, फिर फोर्स 6π करके निकालिए, फोर्स यही आएगा। समझे? तो फोर्स यही आएगा, तो फिर एक्सेलरेशन भी यही आएगा। करके दिखा देते हैं। हाँ जी, देखिए पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला vt बराबर 2/9r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपान ईटा। समझो ये होता है बॉडी की डेंसिटी, स्फीयर की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। तो स्फीयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 10 गुनी है, और लिक्विड वाटर है तो अपान ये। तो ये 9 से 9 कट गया, और टर्मिनल वेलोसिटी आ गई आपकी 2r² रो वाटर इंटू जी अपान ईटा। अब जिस समय वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का आधा है, यानी कि r² रो वाटर इंटू जी अपान ईटा, उस समय f क्या होगा? उस समय f क्या होगा? उस समय f होगा 6π∗rv। चाहिए? उस समय f होगा 6π∗rv। रखिए तो 6π∗rv ये रहा, r² रो वाटर इंटू जी अपान ईटा। और यहाँ पर आपको कुछ सही नहीं लग रहा, क्या हो गया ये? एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका r³ हो जाएगा, तो ईटा कट जाएगा, 6πr³ इंटू रो वाटर इंटू जी। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³। वॉल्यूम है 4/3πr³। तो यहाँ से πr³ की वैल्यू 3v/4 मिल जाएगी, रख दो यहाँ पर। तो f बराबर 6 × 3v/4 इंटू रो वाटर इंटू जी। तो f की वैल्यू ये कट जाएगा 2, तो 3 × 3 9/2, यानी 4.5 इंटू रो वाटर इंटू जी। देख लीजिए, जो f है उसकी वैल्यू उतनी तो आई जो हमने यहाँ निकाली थी। तो ऐसे भी काम कर सकते थे, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक, देख लीजिए, ये आपका जो फोर्स है वो 4.5 v रो वाटर इंटू जी आ रहा है। 4.5 ये सॉरी v छूट गया, v रो वाटर इंटू जी। देख लीजिए, सेम चीज़ है। इसमें हमने अलग तरीके से काम किया, इसमें अलग, और जवाब तो सेम ही आना है, उसमें कोई फ़र्क तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें और बताई जा रही है क्या
कि तमाम बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लिक्विड में नहीं बल्कि, या चलो एक ये इसी पे ही कर लेते हैं सवाल पहले एक और। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, खोखला गोला, इसकी अंदर वाली रेडियस है r और बाहर वाली रेडियस है 2r, सही है। और इसका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी है 6 रो, और इसको ड्रॉप करो इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से 6 गुनी है, और ये खोखली जगह है, अंदर खाली जगह। आप जब इसको गिराओगे तो आपसे पूछा कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। देखो इसमें ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, वो 2/9r² वाला, क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, उसमें अंदर खोखला पोर्शन नहीं होता है। इसमें अंदर खोखला पोर्शन है, तो इसमें ये वाला रिजल्ट यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। वही जब टर्मिनल वेलोसिटी पे आओगे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके ही आपने ये निकाला है, तो उसका इस्तेमाल करके इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो क्लास को रोकिए और जवाब लिखने की कोशिश करिए। हाँ जी, तो हम ध्यान देते हैं। ऐसा हुआ कि ये हमारे पास जो शेल है, ये शेल जिस समय टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा होगा उस समय आप इस पर लगने वाले फोर्स देखिए। एक वेट लगेगा, ये लिक्विड है, इसके अराउंड में एक अपथ्रस्ट लगेगा और एक विस्कस फोर्स लगेगा, सही है। वेट कितना होगा, इसमें जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम यू देखिए 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r³। ये देखो, ये तो हो गया इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम, और मटेरियल का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 6 रो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा मास, और इंटू जी कर दोगे तो क्या आ जाएगा वेट, सही है। तो ये बार W आगे जाके आपका 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 6 42/3 14, 14 इंटू 4 56 पाई r³ रो जी, ये वेट आ गया। अपथ्रस्ट के लिए क्या करोगे, अपथ्रस्ट के लिए देखो इस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड अपनी जैसे हटाया है, तो इसने जो लिक्विड है, देखो ये खाली जगह है, तो लिक्विड तो यहाँ पूरे में ही नहीं है ना, तो हटाया गया लिक्विड ये पूरा 2r रेडियस वाला है, ये खोखले पोर्शन से मतलब नहीं है, ये पूरा इतना लिक्विड अपनी जैसे हटा दिया गया है। तो हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम 4/3 पाई 2r³, और लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, तो ये आ गया 8 इंटू 4 32/3 पाई r³ रो जी। अच्छा, विस्कस फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स, लिक्विड बाहर बाहर है तो लिक्विड को तो 2r रेडियस दिखाई देगी, तो उस 2r रेडियस पे जब लिक्विड चलेगा तो वो 2r रेडियस के हिसाब से विस्कस फोर्स लगाएगा, कितना 6 पाई ईटा इंटू r इंटू वी। रेडियस यहाँ पे क्या यूज होगी 2r, देखो बाहर बाहर है लिक्विड, तो उसको स्फीयर की रेडियस विस्कस फोर्स लगाने के हिसाब से 2r महसूस होगी, तो ये आ गया 12 पाई ईटा r वी, और वी टी लिख दो। अब आप कहते हो कि भाई इस समय रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है, तो उसके लिए F प्लस U बराबर W ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो 12 पाई ईटा r वी टी प्लस U ये रहा 32/3 पाई r³ रो जी बराबर W 56 पाई r³ रो जी। यहाँ से आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो भी आ जाए। तो देख लें एक बार ध्यान से, ठीक है। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारी आ जा रही है, और इधर जो है देख लीजिए काम वही है, जब टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। तो हम लोग फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी को लेके एक सिंपल सी बात और बताते हैं, याद रखनी होगी
कि जैसे लिक्विड जो है उनमें रिलेटिव मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डुबो चलाओ तो लिक्विड विस्कस फोर्स लगाता है। अब ये विस्कोसिटी सिर्फ लिक्विड्स की ही नहीं, गैसेस की भी प्रॉपर्टी है। किसी गैस जैसे एयर में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एयर भी उस पर विस्कस फोर्स लगाएगी और फार्मूले वगैरह सब वही होंगे जो लिक्विड को लेके होते थे। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, गैसेस भी जो है वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी शो करेंगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई गैस है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक, ये देखिए। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर बात करें तो गैस भी अपोजिंग फोर्स लगाएगी। तो मैंने वही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, रेडियस r, गैस की डेंसिटी लिख ली मान लो रो नॉट, और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिख ली रो। तो ये ऑब्जेक्ट जब गिरेगा तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कुछ अटेन करेगा, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी आप ऐसे लिखेंगे 2, ये गैस, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। हाँ जी, तो अगर हम लोग इसमें टर्मिनल वेलोसिटी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 2/9 r स्क्वायर रो माइनस रो नॉट इंटू जी अपान ईटा। अब है क्या कि जो ये ऑब्जेक्ट है, अब चाहे ये सपोज ये कोई सॉलिड हो सकता है या इनफैक्ट ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, कि लिक्विड की कोई ड्रॉप हो, ये देखो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है कि कोई सॉलिड बॉल, मेटल की बॉल गिरा दी आपने ऊपर से एयर में, या ये भी हो सकता है कि जो है कोई आपने वाटर की ड्रॉप जो है वो गिरा दी, जैसे रेन ड्रॉप गिर रही हो एयर में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रो की वैल्यू जो है, आप चाहे सॉलिड या लिक्विड किसी भी बात करोगे, उसकी डेंसिटी एयर की यानी गैस की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में ये रो माइनस रो नॉट जो है इसको आप लगभग रो लिख सकते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है 2/9 r स्क्वायर रो जी अपान ईटा ये लिखी जा सकती है। ठीक है, देख रहे हैं आपने, ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड का स्फीयर लीजिए और उसको गैस में या एयर में गिरा दीजिए। लिख देता हूँ पूरी बात, यह टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड स्फीयर इन एयर, एयर का मतलब कोई गैस। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सी बात हमको ध्यान रखनी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास कोई रेन ड्रॉप है जो ऊपर से गिर रही है, और रेन ड्रॉप गिर रही हैं, बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं आर फॉलिंग। तो जब रेन ड्रॉप गिरेगी और वो ज़मीन से टकराएगी, तो रेन ड्रॉप कहाँ से आ रही है, बहुत ऊपर से, अब वो आ रही है नीचे ज़मीन पर टकराई, तो हम ये कहेंगे रेन ड्रॉप बहुत ऊपर से गिरेगी। तो इतना ज़्यादा दूरी है कि वो चलते चलते वो ड्रॉप जब ज़मीन पर टकराएगी तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से ही टकराएगी। सही है, ऊपर काफ़ी ऊपर से रेन ड्रॉप गिरी और थोड़ा देर गिर के फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसी वेलोसिटी से आते आते ज़मीन पर टकराई। ठीक है, आर फॉलिंग and strike ground with terminal velocity। ओके, चलिए अब हमें ये कहा गया कि मोमेंटम ऑफ ए ड्रॉप while striking ground is p, वही मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। अच्छा, अब ये बताइए कि इफ 8 सच ड्रॉप्स मिक्स, ऐसी ही 8 ड्रॉप्स मिक्स हो जाती हैं टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। हाँ ठीक है, सही है, 8 ड्रॉप जो हैं वो मिली और उन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। अब ये बड़ी ड्रॉप जो है, अब ऊपर से 8 ड्रॉप थी, वो मिलकर उन्होंने एक ड्रॉप बना लिया, वो बड़ी ड्रॉप आई ज़मीन पर टकराई, तो जाहिर सी बात है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से टकराई। तो आपको ये बताना है
कि मोमेंटम क्या होगा वाइल स्ट्राइकिंग ग्राउंड। ज़मीन पे जब ये बड़ी वाली ड्रॉप टकराएगी उस समय इस बड़ी ड्रॉप का मोमेंटम क्या होगा, पी के टर्म्स में बताना है। 2p 4p 8p 16p 32p 64p कितना होगा ये बताइए। तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, ये छोटी ड्रॉप है, ज़मीन पे टकरा रही है वेलोसिटी v के साथ, तो इसका मोमेंटम है p बराबर mv। अब ऐसी 8 ड्रॉप्स मिल गई और 8 ड्रॉप्स जो है मिलके उन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। अब अगर इसकी रेडियस आप r लिखते हैं तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी। देखो भाई, बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो छोटी ड्रॉप से 8 गुना होगा कि नहीं होगा। हाँ, 8 ड्रॉप मिली है तो 8 गुना होगा। तो रेडियस डबल हो जानी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। हाँ, ये तो सही है, 4/3 पाई r क्यूब ही तो वॉल्यूम लिखोगे। तो अगर ये 8 टाइम्स होगा तो इसका मतलब रेडियस क्या हो चुकी होगी 2 टाइम्स, 2 का क्यूब ही तो 8 होगा भाई। तो बड़ी ड्रॉप जो बनेगी इसकी रेडियस क्या होगी 2r और इसका मास क्या हो जाएगा 8m। और जब ये ज़मीन पे टकराएगी तो इसके पास जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या होगी। देखो भाई, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू होती है r²। देख लीजिए, vt प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। अब अगर रेडियस डबल हो गई है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, ये अगर 2 टाइम्स हो गई तो टर्मिनल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या होगी 4v। तो जब 8 छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो वो बड़ी ड्रॉप का मास होगा 8m, रेडियस होगी 2r। अब वो ज़मीन पे जब टकराएगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी छोटी ड्रॉप के कंपैरिजन में 4 गुनी होगी। अब इसका मोमेंटम पूछा हमसे p डैश, क्या करोगे मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी का मतलब 32 mv, तो 32 mv का मतलब 32p। लो जी, आंसर आ गया। छोटी ड्रॉप का मोमेंटम p है तो 8 ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो वो ज़मीन पे टकराएगी तो उसका मोमेंटम 32p होगा। देख लीजिए एक बार। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी वाली चीज़ जो है वो एयर में जब कोई चीज़ गिरेगी तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। ये ध्यान रखना है। विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों। तो जैसे हम लिक्विड के लिए टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वैसे ही हम लोग गैस जैसे एयर उसमें कोई चीज़ गिराएंगे तो उसके लिए भी टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस करी जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है।